मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं किसी गधे को चेतक बना दूंगा। केसेस आपने सुने होंगे कोटा में सुसाइड के आते हैं, क्योंकि इतना बर्डन क्रिएट होता है बच्चों के ऊपर कि वो परेशान रहते हैं। क्यों देना है बर्डन? सोशल मीडिया से हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है। 30 सेकंड का हम वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि यार 30 सेकंड वाला कोई केमिस्ट्री भी मिल जाता, वन शॉट लेक्चर मिल जाता। उसमें 288 बच्चों का जे एडवांस क्रैक कर दिया था। कितना? 288 बच्चों कितने में? आउट ऑफ 312 या समथिंग था। 312 में मुझे 288 हाँ। बच्चों ने क्रैक। जे एडवांस किया था। अगर हम बात करें खान सर की बात कर लें, अलग पांडे सर की बात कर लें, फिजिक्स वाला, कौन आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है? आईआईटी या नीट का सिलेबस एक दायरा है उसका। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो उसका एक दायरा है। अब तो एनसीईआरटी है, उससे बाहर आप पूछ ही नहीं सकते हैं। बदमाश बच्चों की पहचान कैसे करते हैं और उनको ठीक कैसे करते हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पे किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं और आज हमारे साथ हैं लखनऊ के एक ऐसे शिक्षक जो विगत 11 साल से आईआईटी और नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वैसे तो इस फील्ड में इनका आना बिल्कुल एक्सीडेंटल रहा, लेकिन आने के बाद कुछ ऐसा काम कर दिया इन्होंने जो आमतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देखा जाता है। उसके अलावा कुछ और भी बेहतर बड़े शौक हैं इनके, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित सर, आपका स्वागत है आपके स्टोरी के इस मंच पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने प्लेटफॉर्म पे। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे देखा जाता है कि शिक्षक बनना, लोगों को लगता है कि जब कोई काम जीवन में नहीं हो पा रहा है तो चलो शिक्षक बन जाते हैं, तो किसी का ड्रीम नहीं होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो लेकिन आपका कैसे आना हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षक बनने की बात अगर मैं कहूँ तो मेरा तो अध्यापक जैसा एक होता ना, सरकारी अध्यापक, वैसा है भी नहीं। हम लोग तो कोचिंग के टीचर हैं। और जब हम घर पे या गांव में आसपास कहीं लोगों को बताते हैं कि हम पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कहाँ पढ़ाते हैं, तो कोचिंग पढ़ाते हैं। अच्छा, ट्यूशन मास्टर हैं। वो उतना भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये है कि जब हम आज से लगभग 10-11 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो वो अपनी प्रिपरेशन और पढ़ाई के दौरान ही मैंने बच्चों को ऐसे छोटे मोटे ट्यूशन देना स्टार्ट किया था। और उसमें एक स्टोरी मैं बताऊं तो एक ऑफिसर थे, अच्छे लेवल पे थे। मेरे फ्रेंड ने कहा कि उनके बच्चे को जाके आप पढ़ा दीजिए। Okay. मैं पहुंचा पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अमित जी कितना पैसे लेंगे आप 1 महीने का? मैंने कहा सर जो भी आपको सही लगे बता दीजिए। तो उन्होंने कहे आप पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है, आप बताइए कितना लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको अराउंड पूरा बता दिया कि सर 20,000 मैं पूरा लूँगा। अच्छा, कंप्लीट कोर्स का? अब यही तो ट्विस्ट है। अच्छा, मैंने कहा 20,000 लूँगा मैं। हाँ। और उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने कहा ठीक है 20,000 आपका पर मंथ का, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे लगा इतने पैसे उस समय जेब में रहते थे मेरे, कैश में, और सारे दोस्तों को पार्टी देना करना, वो एक शौक बन गया टीचिंग का। और जब मैं टीचिंग में आया तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं टीचर वाकई में होता, जैसे टीचर होते हैं, तो शायद उन बच्चों को उतना मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही था। और सीखना, पढ़ना और एंजॉय करना, बच्चों के साथ घुलना मिलना, पार्टी करना, करते 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 ये कारवां बनता गया। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस फील्ड में आ गया, और एक बार आ गया तो चलता रहा ये। अगर हम बात करें तो ऑफलाइन जो है सिर्फ लखनऊ में होते हुए भी एक अच्छी खासी पहचान है आपकी। बेंगलोर जैसे शहर में भी आपने बड़ा कीर्तिमान, मैं उससे भी बाद में आऊँगा। लेकिन ये बताइए कि कैसे लखनऊ में रह करके आपने इतनी चर्चा कैसे बटोरी है इस फील्ड में? देखिए, मैंने बताया कि जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया तो बहुत सारे ऑफिसर्स के बच्चे होते थे, बहुत सारे एलीट क्लास के बच्चे होते थे जो केमिस्ट्री पढ़ते थे, अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे थे लखनऊ के जो केमिस्ट्री पढ़ते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना कोई एक छोटा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने हज़रतगंज में एक छोटा सा प्लेस लेकर के इंडिविजुअल केमिस्ट्री स्टार्ट किया उस समय। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इतना ज़्यादा कंपटीशन था, बड़े बड़े लेजेंड थे। हाँ, लेजेंड टीचर भी थे उस समय। तो इंडिविजुअल मार्केट में आप पटना में भी जानते होंगे, बहुत बड़े बड़े टीचर, दिग्गज, जो ट्रेडिशनल तरीके से हाँ दिग्गज टीचर रहते थे। तो बच्चा लाना बड़ा मुश्किल था। तो मैं वही था, अपना बालपना था, मैं जाता था मतलब हॉस्टल, स्टूडेंट होकर के स्टूडेंट को लाना, ये चैलेंजिंग था। हॉस्टल्स में जाता था, बच्चों से बात करता था। मैंने कहा फ्री में पढ़ा दूंगा, आ जाओ एक बार देख तो लो कैसे पढ़ाते हैं। जाता था, उनको समोसे की पार्टी देना, गुलाब जामुन खिलाना, किसी तरह पकड़ पकड़ बच्चों को लाना। तो 10-15 बच्चे लेके आते थे, उनको फ्री में पढ़ाता था। अच्छा, लेकिन मतलब
गॉड की क्या थी, कुछ ऐसा था कि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो गए उस फ्री उस बैच के, उस बैच के जो फर्स्ट बैच था, बट मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो गए और वो एक बूम हो गया मार्केट में, एक माउथ पब्लिसिटी हुई कि यार पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, चलो एक बार देखते हैं, चलो एक बार देखते हैं। और ट्रेंड भी थोड़ा सा उस समय क्या था कि नीट की तरफ जाता था और जेई मेन भी बहुत एनसीईआरटी पैटर्न हो गया था, तो बहुत ज़्यादा उस समय मुझे अच्छा लगा कि मैं चीज़ों को एनसीईआरटी के थ्रू ले जा करके बहुत शॉर्ट तरीके में बच्चों को केमिस्ट्री दे पा रहा हूँ, आसान तरीके से। आसान तरीके से। अगर हम बात करें अब तक के करियर में करीब 5,000 से ज़्यादा छात्रों को आपने, छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया है, कैसा अनुभव रहा है? देखिए बहुत अच्छा ये अनुभव है, क्योंकि बच्चे ना, बच्चों के बीच में आप रहिए तो कभी आप बूढ़ा महसूस नहीं करते। मतलब एक रहता है ना, एक आपकी उम्र ठहर जाती है। अब हम मुझसे पढ़ने तो जेन जेड के बच्चे भी आते हैं, हो सकता है जेन अल्फा वाले भी आएंगे, बीटा वाले भी आएंगे, मिलेनियल्स में हम खुद आते हैं। तो सारा एक जो कल्चर है ना जेन जी का, वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उनके साथ बैठना, पढ़ना, बातें करना, डाउट बताना, तो एक बहुत अच्छा लगता है। मतलब टीचिंग फील्ड एक ऐसा है कि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हर साल आपको नया बच्चा मिलता है, वैरायटी आप बच्चा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। अगर हम बात करें तो इस सवाल में नहीं है, लेकिन आमतौर पे आजकल के बच्चे देखते हैं कि भाई हमारा टीचर भी जो है बड़ा स्मार्ट होना चाहिए, इस कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं। तो क्या ये भी एक आकर्षण का केंद्र है छात्रों के लिए? कभी किसी छात्र ने कहा है कि सर आप बहुत स्मार्ट है, इसलिए मैंने आपसे पढ़ने की शुरुआत की है? नहीं नहीं, मैं बच्चों से खुद ही कहता हूँ कि देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हें इतना स्मार्ट टीचर तो मैं बच्चों से खुद ही कहता हूँ। ओके, अगर हम बात करें 2000 प्लस एमबीबीएस और 1000 प्लस आईआईटी सिलेक्शन, इस पूरी सफलता का क्या आपको सूत्र लगता है? कौन सी ऐसी खास चीज़ें आपने बच्चों में बताई, समझाई, या आपने अपने तरफ से उनके अंदर इनपुट किया कि इतना बड़ा रिजल्ट आपने दे दिया, जो मैं कह रहा हूँ करीब 2000 प्लस एमबीबीएस छात्र और करीब 1000 से ज़्यादा आईआईटीएन आपने अपने माध्यम से? देखिए मुझे जब मैं टीचिंग में आया तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा के आप सेलेक्ट नहीं करा सकते, लिमिटेड चीज़ों को बार बार पढ़ाइए। लिमिटेड चीज़ों को बार बार, जैसे मेरा पहला लेक्चर होता है तो सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर रिपीट होता है। बच्चों से बात करना, बच्चों से पूछना, एक चैप्टर हुआ, दूसरे चैप्टर में आप जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर को पूछते जा रहे हैं। एक लिमिट चीज़ें अगर आप उनको देंगे ना, जैसे वो स्कूल से आते हैं, स्कूल का एक सिलेबस है, उसी सिलेबस को लेकर के आप थोड़ा सा और उनको दीजिए, जितना वो डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि हमारा जो पेपर है ना आईआईटी का या नीट का, वो अब ऐसा पैटर्न नहीं कि बहुत ह्यूज या बहुत आउट ऑफ कोर्स आता है, नहीं, वो बहुत लिमिटेड पैटर्न में आता है। वो मुझे समझ में आया कई सालों के रिसर्च के बाद कि आपको कितना परोसना है, जितना बच्चा डाइजेस्ट कर सके। तो क्लास में एवरेज बच्चा भी है, बिलो एवरेज बच्चा भी है, एक अच्छा बच्चा भी है, सबको साथ लेके चलना होता है। तो पैटर्न ये है कि आप बिलो एवरेज को पहले एवरेज तक लाइए, एवरेज वाले को अच्छे लेवल पे लाइए, जो अच्छा लेवल पे है उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि सिलेक्ट कैटेगरी में आप, हाँ, क्योंकि सिलेक्ट तो सबको कराना है। हाँ, ये हो सकता है कि कॉलेज डिफरेंट हो सकता है, ब्रांच डिफरेंट हो सकती है, बट जो उम्मीद लेकर के पेरेंट हमारे पास आते हैं कि नहीं कोई गवर्नमेंट कॉलेज सर एटलीस्ट इसको, क्योंकि ये पेरेंट को भी पता होता है कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, उनको भी आता है सर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो अच्छा है। तो हम लोग उसी पे काम करते हैं कि हम, देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं किसी गधे को चेतक बना दूंगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं गधे को घोड़ा बना दूंगा, घोड़े को चेतक बना दूंगा, चेतक को जो भी आगे हो सकता है। तो एक पहले बच्चे की एक कैपेसिटी जो होती है उसको पहचानिए कि कितनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उस पर काम करिए, और जहां तक वो दौड़ सकता है, रेस जहां तक लगा सकता है, ये टीचिंग के अलावा ये भी आपका काम होता है। एक टीचर का ही दायित्व है कि उस बच्चे की कैपेबिलिटी आप पहचानिए। बहुत ज्यादा बर्डन दे देंगे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की दहलीज पे भी पहुंच नहीं पाएगा। ओके, तो प्रेशर देना और ज़्यादा ओवरलोड करना भी उचित नहीं है। इसलिए देखिए आप बहुत ज़्यादा केसेस आपने सुने होंगे कोटा में सुसाइड के आते हैं, क्योंकि इतना बर्डन क्रिएट होता है बच्चों के ऊपर कि वो परेशान रहते हैं। क्यों देना है बर्डन? ये चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से हो सकती है, बस उस बच्चे को एक बार पहचानना होगा कि वो कितना कैपेबल है, उसके स्ट्रेंथ को समझ के। जी। अगर हम इसी बीच में ले लेते हैं, क्योंकि आज के समय में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों विकल्प हो चुके हैं। पहले ये होता था कि भाई या तो इस कोचिंग में पढ़ना है या उस कोचिंग में पढ़ना है, तो आपका एक वन वे कनेक्शन होता था, वो टू वे कनेक्शन होता था जिसमें आप बच्चे के आमने सामने बैठ के। अब बच्चे क्या है कि स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, और फिर ऑनलाइन जाकर के 2-3 उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, उस पर अलग अलग जाकर पढ़ रहे हैं। इसका कितना फ़ायदा है छात्रों को? देखिए फ़ायदा तो ये है कि
अगर हमारे पास, जैसे हम किसी ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें मदद करता है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है कि हाँ ये टीचर आप तक पहुँच रहा है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि सोशल मीडिया से हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है। 30 सेकंड का हम वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि यार 30 सेकंड वाला कोई केमिस्ट्री भी मिल जाता, वन शॉट लेक्चर मिल जाता, तो बच्चा सोचता है यार ये हमारे जो टीचर हैं, सर हैं, ये इसी चैप्टर को 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, यही तो हमें 1 घंटे में मिल जाएगा। तो वो 1 घंटे को प्रेफर करता है, बट उससे रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि जब टीचर बच्चे के सामने बोलता है और बच्चा सुनता है, सुनने के बाद उस चीज़ें दिमाग में जाती हैं, माहौल होता है, क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, तो वो चीज़ें बहुत खुल के आती हैं। अगर आप एक कमरे में बैठ करके एक घंटे का लेक्चर देख करके एक चैप्टर आप ख़त्म कर रहे हैं, उससे आउटपुट बच्चे का निकलता नहीं, कहीं कहीं ना वो अपना नुकसान कर लेता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे आप मत जाइए। एक टीचर, चाहे आप ऑनलाइन भी कोई टीचर ले लीजिए, उस पर ट्रस्ट करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बहुत फेमस हमारे यहाँ कहा था ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो वो वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक टीचर पे ट्रस्ट करिए, वो आपको पार करा देगा। तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 नाव पे पैर रखने की जरूरत नहीं है, जो पुरानी कहावत लगी। लेकिन ये 2 नाव पे भी नहीं रखते बच्चे, इतने नाव पे रख देते हैं क्योंकि समझ नहीं आता कि नाव पे है कहाँ। तो इसको एक ये माना जा सकता है कि अभी का ज़्यादातर छात्र इसी चक्रव्यूह में शायद फंस गया है। हाँ, उसको भी पता ही नहीं चल रहा कि हमें सेलेक्ट क्या करना है। वो जैसे एक यूट्यूब पे गया, एक लेक्चर पढ़ा, किसी दूसरे ने और कॉमेडी में पढ़ा दिया, अरे ये वाला अच्छा है, नहीं फिर ये वाला अच्छा है, फिर वो वाला अच्छा है। वो इतने अच्छा, टाइम हमारे पास बहुत कम होती है। प्रिपरेशन टाइम अगर हम 1 ईयर ड्रॉप आउट की बात करें तो 6 से 7 महीने मिलते हैं। और जो 11-12th में बच्चा होता है उसका भी टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि स्कूल का भी उस पर काम होता है, एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो टाइम बहुत कम होता है। उस टाइम को सही वे में यूटिलाइज करना होता है, वो आपका अपना टीचर ही बता पाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से टॉपिक की अगर बात करें, क्योंकि ये पूरा एक टीम वर्क होता है, अगर हम खास करके आईआईटी या नीट की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उसी से थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है सवाल, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे पीसीएम और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रुप, तो ये ग्रुप स्टडी जरूरी है एक ही जगह, या फिर अलग अलग टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं, इसका क्या फ़र्क है? अब तो देखिए, बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले इंडिविजुअल मार्केट थी कि आपको अच्छे अच्छे टीचर सब्जेक्ट के मिल जाते थे, बट उसका ड्रॉबैक तब भी वही था कि एक सिस्टम में जो आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, किसी टीचर ने अपनी क्लास लगाई तो दूसरे टीचर ने उसी टाइम पर लगा दी, तो वो टाइम क्लैश कर गया बच्चों का। उस टीचर ने टेस्ट रखा, उस टीचर ने भी रख दिया, क्लैश कर गया। उसने अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई, उसने भी लगा दी, क्लैश कर गया। तो बच्चा भागता रहता था। अभी क्या हुआ, ब्रांड आने से या बहुत सारे ग्रुप में आने से इंस्टीट्यूशन के अच्छे अच्छे टीचर एक ही छत के नीचे आ गए, तो जो दौड़ भाग थी वो कम हो गई है। एक सिस्टम वर्क करता है, एक मैनेजमेंट वर्क करता है, बहुत लोग आपके पीछे रहते हैं, पूरा इंस्टीट्यूट आपके पीछे रहता है, घर वाले आपके पीछे रहते हैं कि भाई आपको आगे ले जाना है। पहले क्या था, बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था मार्केट में, इनके यहाँ गया, उनके यहाँ गया, उनके यहाँ गया, बीच में किसी ने पकड़ लिया, नहीं हमारे यहाँ आ जाओ तो वो प्रॉब्लम होती। तो अभी ये है कि एक सिस्टम पूरा हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, तो अच्छा है। बीच में एक जो आपके साथ जो पर्सनल चीज़ें जुड़ी हुई कि आप कुछ सालों के लिए बेंगलोर की तरफ मूव कर गए थे और लखनऊ से वहाँ पे, और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ज़रा बताइए वो प्रोजेक्ट क्या था और उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्या थी? क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी, और वो बेंगलोर का एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट में एक ही स्कूल के अंदर रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, उसमें 322 अराउंड बच्चे थे, और उसमें बच्चों का रहना भी वहीं था, खाना भी वही था। आप गेस करिए, अगर मैं मॉर्निंग में क्लास वहाँ स्टार्ट करता था सुबह 5 बजे, तो कब क्लास में छोड़ता हूँगा? मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो कब छोड़ते हो? हाँ, मॉर्निंग शाम में छोड़ देता हूँ। रात के 11-12 बजे तक क्लास चलती थी। अच्छा। बच्चों को वहीं खाना है, फिर से आना है, फिर बैठते थे, फिर हम लोग पढ़ते थे, फिर डाउट सॉल्विंग होती थी, सब कुछ उसी कैंपस में होता था। इतना ज़्यादा अच्छा बैच था, बच्चों के बीच आप 24/7 लगे रहिए। सुबह उठिए, बच्चे कहते थे सर आप जो है सोने नहीं देते, हम लोगों को पागल बना के दिया है। मतलब इतना अच्छा था वो, और
वही होगा ना, एक कंसिस्टेंसी होती है। जब आप डेली 5 बजे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, बच्चे इतने घुल मिल जाते हैं आपके साथ, एक फैमिली जैसा माहौल हो गया था कि उसी बैच में से आप 322 के अराउंड बच्चे थे, उसमें 318 बच्चों का जेई मेन में हुआ था और उसमें 288 बच्चों का जेई एडवांस क्रैक कर दिया था। कितना? 288 बच्चों कितने में? आउट ऑफ 312 या समथिंग था। 312 में मुझे 288 exact, बच्चों ने क्रैक जेई एडवांस किया था। बहुत हिस्टोरिकल रिजल्ट था, एक सिंगल स्कूल से आज तक ऐसा कोई रिजल्ट कहीं आया नहीं। सर ये तो अमित सर आपके और मैं बता रहा हूँ, उस बैच में मैंने इतनी मेहनत की थी, मतलब मैं पढ़ाता था और रात में गर्म पानी में पैर रख के बैठता था, इतना खड़े होकर किसी पढ़ना बच्चे पड़ता का कोई स्टोरी बताइए जो थोड़ा परेशान होता होगा, कहता होगा सर क्या कर रहे हैं, नहीं, लेके जान लेंगे। परेशान तो स्टार्टिंग में सब होते थे कि कहते थे सर आप जो है शादी कर लो, नहीं तो आपको जो है गर्लफ्रेंड बनवा देंगे हम लोग, आप परेशान कर रहे हो, कहीं टाइम नहीं देती हो आप। इतना होता था। और इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा बन जाता ना, एक अटैचमेंट हो जाती है कि जब हम वहाँ से निकलते हैं तो बच्चे जैसे देखा होगा ना आपने, रोते हैं, विदा करते हैं कि सर पता नहीं कब मिलेंगे। और अभी भी वो बच्चे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी की शादी हो रही है, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि फील्ड वही रहेगा, क्योंकि अब शिक्षक की बात हो रही है तो देश में 2-3 बड़े बड़े शिक्षक हैं। अगर हम बात करें, खान सर की बात कर लें, अलग पांडे सर की बात कर लें, फिजिक्स वाला, कौन आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है, या फिर क्या आपको लगता है कि उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो, 2 चीज़ें बताइए जो बेहतर है और 2 चीज़ें ऐसी बताइए जो बेहतर नहीं है। देखिए, शिक्षक अगर मैं होता तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती भी, मैं खुद से इंस्पायर्ड होता हूँ। मैंने देखा है, और सर लोगों का काम भी अच्छा है, बहुत ग्राउंड लेवल पे खान सर ने काम किया है, अलग सर ने काम किया है, अच्छे लोग हैं, बट इंस्पिरेशन मुझे खुद से ही मिलता है। मैं खुद को चेंज करता हूँ, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, बच्चों से इंस्पिरेशन मिलता है। अगर मैं ये कहूँ, मैं उनसे ही पढ़ाना सीखता हूँ, उनसे ये सब्जेक्ट अच्छे से करता हूँ। मेरे टीचर भी वही हैं, बच्चे ही एक्चुअली मेरे टीचर हैं, वही मुझे सिखा जाते हैं। हर बैच पॉइंट आपको समझ में आता है, हर बैच कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। क्या अगर हम इस पूरे अगर कड़ी को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो अगर हम बात करें अभी के समय में, तो जो आपकी जर्नी रही है इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो आईआईटी और नीट के लिए जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद कर लेते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा निकल जाए, और उसी बीच में एक और वायरल कंटेंट चलता है सोशल मीडिया पे कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या ही होगा, कुछ और भी हो जाएगा। तो वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो बच्चे अपने लिए एक विकल्प ढूंढ लेते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, खास करके वो जो आईआईटी और नीट के लिए? देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका पेरेंट्स को लेकर के, तो पेरेंट्स जो भी बच्चों के साथ काम, बच्चे तैयारी के लिए आ रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, होना ना होना मैं मानता हूं 1% आपका लक है, 99% आपका स्वेट है। मेरा जो अपना मानना है, 1% आपकी लक काम करता है। किसी भी, अगर वो 1% लक काम नहीं किया और बच्चा मान लीजिए नहीं भी होता है, सिलेक्ट नहीं होता है, तो कम से कम इतना तो कैपेबल होगा कि यार मेरी तरह पढ़ा देगा। मैं पढ़ा करके ये मर्सिडीज में चलता हूँ। मैं 4 साल बीटेक करने के बाद मैं शायद 10-15 साल में मर्सिडीज ले पाऊंगा। मैं पढ़ा के मर्सिडीज, उसके अंदर ये स्किल तो होगी ना, पढ़ा सकता है यार वो। तो कम से कम पेरेंट्स को ये तो विजन में होना चाहिए कि यार आईआईटी इन केस अगर नहीं गया तो तैयारी करने के बाद उसके खून में, उसके जीन में ये चीज़ें तो ज़रूर हो जाएंगी कि लाइफ में कभी स्ट्रगल तो नहीं करेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ पढ़ा तो लेगा ही लेगा ना, कुछ तो कर लेगा। दूसरी बात, जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि बच्चों का कहीं होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो देखते हैं कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा लाइफ में, बहुत कुछ कर लोगे, प्राइवेट बीटेक कर लेंगे। देखिए, किसी ने ड्रॉप कर दिया है, किसी ने ये कर दिया है, अपना सेटअप चला रहे हैं, डॉली चाय वाला ने सेटअप चला दिया, चाय बेच के अमीर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वो 1% लक है, लेकिन क्या होता है ना कि आईआईटी या नीट का सिलेबस एक दायरा है उसका। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो उसका एक दायरा है। अब तो एनसीईआरटी है, उससे बाहर आप पूछ ही नहीं सकते हैं। केमिस्ट्री की बात मैं करूं तो प्योरली एनसीईआरटी है, उससे बाहर आप पूछ ही नहीं सकते हैं। तो मैं बच्चों से ये कहता हूं यार, 11th में, 12th में, 9th में, 10th में आपने साइंस पढ़ा है, वही चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो आपको पता है कि लिमिटेशन है, अगर आप उसमें मेहनत नहीं कर पा रहे हो, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आगे जाके किसी और फील्ड में आप अच्छा करेंगे? कभी ना कभी तो कंपटीशन देना पड़ेगा ना। आप एक चाय की दुकान खोलेंगे तो बगल वाले चाय से कंपटीशन करना पड़ेगा ना। तो वो तैयारी, वो आईआईटी, वो नीट आपके ब्रेन को डेवलप करता है। अच्छे से आप करेंगे चीज़ों को तो
अच्छा, बच्चों का ये होता है कि सर पता नहीं क्यों मुझे जो है वो मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। पढ़ाई का कोई मोटिवेशन नहीं होता है, पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप कंसिस्टेंसी पर रहिए, दिन खराब हो सकता है, दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी। डेली आप जगते हैं, डेली आप खाते हैं, डेली आप नहाते हैं, डेली आप पढ़िए भी, चाहे दिन खराब हो चाहे अच्छा हो। जिस मोटिवेशन को आप ढूंढते हैं बाहर, एक्चुअली आपके डेली के कामों में ही वही मोटिवेशन छुपा होता है। आप सुबह उठ जाइए, जिस दिन आप सुबह उठ जाइए 4 पन्ने अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा दिन आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो लगता है यार क्या दिन हो गया है, और वो मोटिवेशन से भी चीड़ होगी फिर हाँ उससे। फिर वो और डीमोटिवेटेड करता है आपको। तो ये ज़रूरी है। अगर हम दोनों में थोड़ा सा एक फ़र्क करना चाहें, अगर हम मोटिवेशन और डिसिप्लिन में अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसमें से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है? मोटिवेशन तो मुझे लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता हमारे फील्ड में जितना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आज, मैंने कहा ना, मोटिवेशन आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। आज का दिन अच्छा है, कल का दिन खराब हो सकता है। हो सकता है किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, आपका दिन खराब हो गया। कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपकी पढ़ाई में बाधा डालता है उसे आप दूर करिए। कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। आप ये टारगेट बनाइए कि 2 साल के लिए, जैसे हम नहीं होता है, हम अपने दोस्तों या रिलेटिव की उधार गाड़ी मांगते हैं, और उधार गाड़ी कैसे चलाते हैं हम लोगों को पता है। तो वही समझिए कि 2 साल के लिए ज़िंदगी आपको उधार मिली है, उसको खूब अच्छे से यूटिलाइज करिए। आप आज नींद में हैं, आप सोचते हैं आज नींद पूरी कर लूँ, 8 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। 2 साल के बाद भी आप पूरी कर लेंगे। लेकिन जो ख्वाब हैं, जो 2 साल में आपको ख्वाब मिलने वाले, वो मुकम्मल कभी नहीं होंगे, क्योंकि उसका टाइम निकल जाएगा ना। सोना तो 2 साल के बाद भी हो सकता है, 4 साल के बाद भी हो सकता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन करियर जो आप बनाने वाले हैं वो कैसे मिलेगा आपको? तो फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईपीएल भी 2 साल बाद मिल जाएगा, जो फिल्म रिलीज हो रही है वो भी 2 साल बाद मिल जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा। मैच वही रहेगा, फिल्में वही रहेंगी, सोशल मीडिया वही रहेगा, लेकिन जिस दिन आप निखरते हुए बाहर निकलेंगे ना, तो आसपास लोग, वही लोग जो आपको बोलते थे कि यार देखो पता नहीं क्या लड़का है, क्या ही करता है, क्या तारीफ करेंगे आप। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा अपनी लगन लगानी है बस। एक थोड़ा सा जो कंपैरिजन की बात हो रही थी कि आपने कहा कि जो प्यून का नौकरी है उससे ज़्यादा आसान है आईआईटी क्रैक करना, इसका क्या तात्पर्य था? जैसे आईएएस को भी आपने थोड़ा सा उसमें कुछ कंक्लूड किया था क्या? मैं ये कहता हूँ ना कि देखिए, आईएएस के एग्जाम में कोई एक लिमिटेशन नहीं है सिलेबस की। कहाँ से पूछ लेते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ होता है। इवन आप एमबीबीएस करने जाते हैं तो 19 सब्जेक्ट आई थिंक शायद उसमें पढ़ाए जाते हैं, जबकि हमारे आईआईटी या नीट के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो भी एनसीईआरटी टू दी पॉइंट। एनसीईआरटी पे आप जाइए, केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन में, मैंने बताया नहीं आपको, मैं उस समय जब हॉस्टल में अपनी करता था स्ट्रगल के टाइम में, तो मैं एक पैम्फलेट छपवाता था, उसमें लिखवाता था कि देखो मेरे नोट्स में एनसीईआरटी के इस पेज से ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, 45 आउट ऑफ 45 ये क्वेश्चन आ गए। उस समय 45 आते थे। तो सब कुछ उसी बुक में है। और एक पतली सी बुक होती है, बायो की आप देखेंगे 2 बुक आती हैं, केमिस्ट्री की आप देखेंगे 2-2 4 बुक आती हैं, पतली पतली सी होती है। अगर उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं फिर लाइफ में क्या ही करेंगे यार। थोड़ा सा मेहनत करिए, निकल जाता है, बहुत आराम से निकलता है। मुझे सबसे आसान एग्जाम लगता है। अगर हम बात करें अगले 5 साल को लेकर के, तो क्या विजन है आपका इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाएं? क्या इसको और कुछ बड़ा दायरा बड़ा इसको करना चाहते हैं या फिर कुछ और? नहीं, देखिए मैं बहुत सुकून वाला आदमी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं चाहिए होता है। मेरा बस सिंपल सा ये होता है कि बच्चे उतने मेरे पास रहें जिसको मैं अच्छी सर्विस दे पाऊँ। एक बैच में 1000 बच्चे भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल के टाइम में एक बैच में 2-2 250 बच्चे बैठते थे, बट वो हर बच्चे पे आप ना फोकस कर पाएंगे, ना हर बच्चे से आप बात कर पाएंगे। जब तक, अगर मैंने बताया ना, अगर मैं शिक्षक होता, टीचिंग मेरा प्रोफेशन होता, तो मैं 1000 या 1200 बच्चे एक बैच में बैठा के पढ़ा देता। वो नहीं है अपना ये बच्चों के साथ सीखना है, मिलना है। अच्छा लगता है मुझे, जिस दिन सुबह मेरी क्लास नहीं होती मेरा सर दर्द हो जाता है, मुझे जाना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। तो वो नहीं है। धीरे धीरे बच्चों से बात करना, बच्चे ही माउथ पब्लिसिटी करते हैं, बोलते हैं ये सर हैं, ये सर हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना काम भी चलता है और मेरे सारे शौक पूरे हो जाते हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है। एक सवाल इसी बीच में रख लेते हैं कि क्योंकि बच्चे हैं तो उनके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, कुछ अच्छे पढ़ने वाले होते हैं तो कुछ ज़्यादा बदमाश भी होते हैं।
बदमाश बच्चों की पहचान कैसे करते हैं और उनको ठीक कैसे करते हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लास में मेरा जो अपना है ना, मैं क्लास में पूरे बैच में बदमाश बच्चे पहले पहचान लेता हूँ कौन से हैं। अच्छा, बदमाश बच्चे कौन से होते हैं? जो एक दो बार आपको र्यूड बिहेवियर दिखाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आप डांटेंगे तो वो भी थोड़ा सा नजर ऐसे कर लेंगे, उनको आप पहचान लीजिए। फिर अगर वो थोड़ा सा आपके साथ र्यूडनेस दिखा रहे हैं ना, तो आप र्यूडनेस मत दिखाइए, क्योंकि वो क्लैश करता है। उनको दोस्त बनाइए। सबसे बदमाश बच्चा आपका दोस्त हो जाता है ना, तो पूरा बैच आपका हो जाता है। उनको आप दोस्त बनाइए। और दोस्ती कैसे बनाएंगे? जो चीज़ें वो करते हैं बाहर, इंस्टीट्यूशन के बाहर, वही आप उनको कराइए। उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, टॉफ़ी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, कभी दे दिया, बात कर लिया, थोड़ा थोड़ा उनको मोटिवेट किया, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा, लोग डरेंगे, डरते तो हैं ही तुमसे थोड़ा सा। और तो उनके अंदर घुसिए। उनसे अगर आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई ना, तो वो भी स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे। बच्चे ही तो हैं, वो अभी समझते नहीं कि उनके करियर में क्या होने वाला है, इतना दिमाग तो डेवलप नहीं होता है। तो पूरे बैच को फिर आपके खिलाफ। अच्छा, टीचर क्या होता है, 100 दिन तो अच्छा नहीं पढ़ा सकता, एक दिन भी अगर इधर हुआ तो बच्चों में इन्फ्लुएंस होता है, वो कहते हैं नहीं देखो टीचर ने ऐसा किया वैसा किया। तो उन बदमाश बच्चों को अपना बनाइए। सिंपल सा फंडा है। अगर इसको पूरी तरह से अगर हम अंतिम दौर की तरफ इस पूरे सेशन को ले जाएं, तो बस ये जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप अपने उन बच्चों के लिए जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईटी और नीट में जाएं? उनके लिए पेरेंट्स के तौर पे क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास करके जब वो किसी इंस्टीट्यूट की खोज में हो, अच्छे इंस्टीट्यूट की खोज के हो, तो किन 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 बातों का ध्यान रखे वो? देखिए, मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप कोई कार भी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहला ये कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाइए वहाँ का रिजल्ट देखिए। रिजल्ट वो मत देखिए जो बैनर या पोस्टर में दिखाए जाते हैं। उस इंस्टीट्यूशन के एक्स बच्चे जो निकल चुके हैं उनसे बात करिए, उनका नंबर लीजिए, उनसे बात करिए। जो सिलेक्ट हो चुका है बच्चा उसका नंबर लीजिए, उसके पेरेंट्स से बात करिए कि क्या था इसकी प्रॉब्लम क्या रही है, क्या ये टीचर कैसे थे, वो टीचर कैसे थे। पूरा आप थॉरोली स्टडी करिए। खाली न्यूज़पेपर देख करके या सोशल मीडिया देख करके मत जाइए। क्या होता है कि हमें लगता है कि इसने तो इतनी बार रैंक 1 दे दिया है, रैंक 10 दे दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा किस जोन में आता है, कितना कैपेबल है, उस हिसाब से आप इंस्टीट्यूशन का चुनाव करिए। टीचर 24/7 अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ये देखिए कि हमेशा आपके लिए अवेलेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। तो आप इंस्टीट्यूशन में जाइए, बच्चों से बात करिए, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे बात करिए, टीचर से पर्सनली मिलिए और बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ बैठिए कि ये बच्चा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, ये है। टीचर से बात करिए। और जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो के टीचर हैं उनसे थ्रू आउट द ईयर टच में रहिए, बातें करते रहिए कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ें आप देखते रहिए। बहुत ज़्यादा बर्डन मत डालिए बच्चे के ऊपर, क्योंकि आप पेरेंट्स होंगे तो हो सकता है आपकी जनरेशन गैप हो। आज का बच्चा फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहता है, उसको फ्रीडम दीजिए। अब अगर आप उसको अच्छे से फ्रीडम देंगे तो वो अच्छे से आपको आउटपुट भी देगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो फ्रीडम के दायरे में उसको रखा जाए। अंतिम सवाल है कि आपको, मैंने देखा है कि आप वार 2 जैसे फिल्म में आपने एक्टिंग की है, अनुपमा जैसे सीरियल में आपने काम किया है, अभी आयुष्मान खुराना के साथ आपकी फिल्म आ रही है। तो ये टीचिंग और साथ में एक्टिंग क्या है, ये कॉम्बिनेशन कुछ है या कुछ बड़ा प्लानिंग है कुछ आगे लेकर के? देखिए इसकी बात हम लोग अगले पॉडकास्ट में करेंगे। अभी हम लोग टीचिंग पे रहने देते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको एक्टिंग के बारे में भी बताऊंगा, उसकी भी एक इंटरेस्टेड जर्नी है। ओके, करेंगे उसको, तो उस पर अलग से बात होगी। तो अमित सर, आप हमारे इस शो में आए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत सारी फ्रूटफुल बातें की और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि मैं एक बहुत ही स्मार्ट शिक्षक का पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा राकेश जी, थैंक यू।